गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कल के आगे की बात कर रहे हैं। कल थोड़ा सा समय की उपलब्धि उतनी थी इसलिए हमने उतना पॉइंट ले लिया था। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। सुनो दोस्त, ये चैप्टर का रेसिडेंशियल स्टेटस का मामला सुनना बेटा। इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा टाइम लेता है। बाकी जितने भी एसएससी हैं, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, इन सबका स्टेटस आधे घंटे में डिसाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है स्टेटस डिसाइड करने में वो इंडिविजुअल का स्टेटस है। हम लोग आज न्यूमेरिकल करना चाहेंगे। इनकम टैक्स के पेपर में सबसे बड़ी बात यह आती है कि न्यूमेरिकल करना चाहिए। 80% टीचर, मैं हिंदुस्तान में बोलता हूं सभी अच्छे, कोई बुराई नहीं, सभी अच्छे हैं, राइट, कोई की भी कमी नहीं। लेकिन इनकम टैक्स पढ़ने का तरीका यह होता है कि आपने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करना चाहिए और न्यूमेरिकल की भरसक प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आए। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब न्यूमेरिकल ही आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का पेपर टफ क्यों लगता है? अभी आप किसी भी बच्चे से पूछो कि यार बस मेरा सारे पेपर अच्छे गए, टैक्स का गड़बड़ गया, टैक्स के बारे में वो पत्ती ही तोड़ा करता है, राइट? क्यों? मैं वही तो बोल रहा हूं, उसने रूल्स, डायरेक्ट रूल्स नहीं पूछेगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस लिखो, फिर आप दिए चले जा रहे हो। नहीं, वो आपको सवाल देगा। अब आपको सवाल में वो रूल लगाने पड़ेंगे। इट मीन सीधी सी बात है, अकाउंट्स में 1 दिन की थ्योरी, 2 दिन की थ्योरी, 3 दिन की थ्योरी और फिर 15 दिन के सवाल। इनकम टैक्स में 10 दिन की थ्योरी, 10 दिन के सवाल, इक्विवेलेंट है, 50-50। इसका मतलब पहले थ्योरी पढ़ो, फिर थ्योरी के बेस पे न्यूमेरिकल करो। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब थ्योरी याद होना जरूरी है और उन थ्योरी को ही अप्लाई करके न्यूमेरिकल करना है। तो मेरी एक बात रोज बोलना, सुबह दोपहर शाम, इनकम टैक्स में हम न्यूमेरिकल की काफी प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम पास होंगे अच्छे नंबरों से। स्टार्ट करूं? चले, एक छोटा सा रिवीजन, फिर हम न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, पूरे चैप्टर का क्लाइमेक्स रिवीजन। बोले सर बहुत दिमाग में बस चुका, बोलोगे ना तो बहुत वो हो जाएंगे। अब हम फिर भी बोलूंगा, राइट? बस 5 मिनट में थ्योरी और न्यूमेरिकल। स्टार्ट। इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का हम रिवीजन ले रहे हैं, जिस रिवीजन के बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पहला, बेसिकली इंडिविजुअल के स्टेटस के लिए हमें 2 बेसिक कंडीशन और 2 सब्सिडरी कंडीशन देखनी पड़ती है। 2 बेसिक कंडीशन हमको मालूम है, प्रीवियस ईयर में एसएससी 182 डेज या उससे ऊपर रह ले, या प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज या उससे ऊपर रह ले और उसके पहले के 4 सालों में 365 दिन वो रह ले। ये नॉर्मल दशा में बता रहा हूं, इस पे एक्सेप्शनल नहीं। सब्सिडी 2 कंडीशन है, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में कम से कम 2 बार वो भारत का निवासी रेसिडेंट रहा हो। सेकेंड सब्सिडी कंडीशन, बिफोर प्रीवियस ईयर 7 सालों में वो कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो। नॉर्मल दशाओं में जिसमें कोई एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं लग रही है, उसमें बेसिक में से कोई एक या दोनों पूरी कर दो और सब्सिडी दोनों पूरी कर दो तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बेसिक में से कोई एक या दोनों पूरी कर दो पर सब्सिडी दोनों पूरी नहीं करी, एक करी एक नहीं करी या दोनों नहीं करी, तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। और बेसिक की एक भी पूरी नहीं करी तो वो नॉन रेसिडेंट। खत्म। कितनी देर में बोल गया मैं? 1.5 मिनट में। 1.5 मिनट में पूरा बोल गया मैं, बहुत होगा 1.5 मिनट। एक्सेप्शनल कंडीशन को ही अपने को इस साल समझना है। एक्सेप्शनल कंडीशन में कल मैंने समझाया था, रिपीट कर रहा हूं सवाल करने के पहले, क्योंकि सवाल करने के पहले रूल याद होना चाहिए ना। एक्सेप्शनल कंडीशन में पहले 2 दशाएं ऐसी है जहां केवल पहली बेसिक कंडीशन ही चेक करेंगे, दूसरी को चेक करने की परमिशन देंगे ही नहीं। बोलो हाँ। हाँ, पहली दशा जब वो इंडियन क्रू मेंबर के रूप में शिपिंग बिजनेस में काम करता है, इंडियन शिपिंग बिजनेस, इंडियन क्रू मेंबर, और दूसरी बात वो इंडियन सिटीजन हो। तो इंडियन सिटीजन व्यक्ति शिपिंग का काम क्रू मेंबर के रूप में काम करता है और इंडिया छोड़ के जा रहा हो, तो उसकी पहली बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, वो पूरी करी तो रेसिडेंट, नहीं करी तो नॉन रेसिडेंट, और वो पूरी करी तो फिर नीचे की दोनों पे जाएंगे, और दोनों पूरी करी तो ऑर्डिनरी और नहीं करी तो नॉट ऑर्डिनरी। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, इंडिया छोड़ के भारत के बाहर
एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हो तो भी उसके लिए पहली कंडीशन को चेक करेंगे, दूसरी को चेक नहीं करेंगे। पहली पूरी करी तो रेसिडेंट, नहीं करी तो नॉन रेसिडेंट। वो पहली पूरी करी तो नीचे दोनों चेक करेंगे, दोनों कर दी तो रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी, नहीं करी तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। आप जो खास अमेंडमेंट कल बताया था उसी पे एक छिलका और उतारना है, बस एक छिलका, खत्म। पूरी थ्योरी 5 मिनट में वादा करा रिपीट करने का, 5 मिनट में खत्म कर दो। तीसरी कंडीशन यह थी कि यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है और आमतौर पे अभी इंडिया के बाहर ही रह रहा है और अभी इंडिया में विजिट या घूमने फिरने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए सार्थक सुनना बात, उसके लिए दोनों बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे। पहली बेसिक कंडीशन 182 दिन और दूसरी बेसिक कंडीशन प्रीवियस ईयर 120 की 60 दिन, 120 दिन या उससे ऊपर रह लिया हो और उसके पहले के 4 सालों में 365 दिन रह लिया हो, दोनों को चेक करने की पात्रता दी है। एक मिनट, बस यहां बहुत बारीक पॉइंट पकड़ना है। थर्ड कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन मतलब वो खुद या उसके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो और वो आमतौर पर इंडिया के बाहर रहता हो और अभी इंडिया में विजिट के लिए आ रहा हो, तो उसके लिए दोनों बेसिक चेक करेंगे। प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रह लिया हो, या प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा रह लिया हो और उसके पहले के 4 सालों में 365 दिन रह लिया हो। अब यहां पकड़ना एक छोटा सा पॉइंट, सक्षम इधर ध्यान। मान लो अनन्य है, ये इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन है, 5-7 साल से बाहर रह रहा है, अभी इंडिया में अपनी फ्रेंड से मिलने आया, बहुत दिन से वो इसको याद कर रही थी, बोले चलो मैं आता हूं, राइट, ये आया उससे मिलने के लिए। पहले बताओ इसके ऊपर एक्सेप्शनल कंडीशन लगेगी कि नहीं? हाँ। अब इसके लिए दोनों बेसिक चेक करेंगे। पकड़ना, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं यार, ध्यान नहीं दे रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो, इधर करंट नहीं है। इसके लिए दोनों बेसिक कंडीशन चेक करोगे कि नहीं? पहले कौन सी कंडीशन चेक करोगे? 182 दिन। हाँ, अगर 182 दिन से ऊपर रह लिया ये तो ये रेसिडेंट बन गया। और सुनो, अगर 100, यहां पकड़ना, बात बहुत बारीक पॉइंट पीस रहा हूं, ये दोनों चेक करेंगे। पर अगर 182 दिन या उससे ज्यादा रह लिया तो रेसिडेंट हो गया। और उसके बाद इसकी सब्सिडी दोनों कंडीशन भी चेक करेंगे। अगर ये व्यक्ति इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन और इंडिया के बाहर रह रहा है और इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, तो इसके लिए पहले बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। 182 दिन वाली पूरी कर दी इसने, तो फिर इसके लिए सब्सिडी दोनों कंडीशन भी चेक करेंगे। और इसने 182 दिन वाली पूरी कर दी थी तो रेसिडेंट बन गया, और सब्सिडी दोनों चेक करेंगे। और दोनों पूरी करी तो ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, और दोनों पूरी नहीं करी तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। हाँ कि ना? अब मान लो ये 182 दिन वाली पूरी नहीं करता है, 182 दिन वाली पूरी नहीं करता है, बोलो हाँ। अब देखना यहां से 2 बातें निकल के आएगी। ये व्यक्ति के लिए देखना, कौन है ये व्यक्ति? इंडियन सिटीजन और इंडियन, पकड़ना मेरी बात, ये बहुत बारीक पॉइंट पढ़ा रहा हूं, और इंडिया में विजिट के लिए आ रहा हूं, तो इसके लिए पहले बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। 182 डेज, यस, बोलो फ्लो चार्ट बन रहा है, यस, रेसिडेंट हो गया। देन फिर सब्सिडी दोनों चेक करेंगे, फिर सब्सिडी दोनों चेक करेंगे, फिर सब्सिडी दोनों चेक करेंगे, सब्सिडी दोनों चेक करेंगे। बहुत फुलफिल, यस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बोलो हाँ। नो, एक हाँ एक ना, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब देखना, बात पकड़ लेना मेरी, बात पकड़ लेना यहां पे, ये बहुत बारीक पॉइंट। अब अगर इसने 182 दिन वाली पूरी नहीं करी तो इसके लिए प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे 120 दिन, हाँ, प्लस बिफोर प्रीवियस ईयर 365 दिन, आउट ऑफ, बोलो आउट ऑफ 4 साल, राइट। और ये चेक करेंगे
प्लस ये भी तो देखेंगे कि उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, बोलो एक्सीडिंग 15 लाख से ज्यादा हो, बोलो ना हाँ। और इसने अगर ये पूरी कर दी, यस यस यस, बोलो हाँ हाँ, तो ये रेसिडेंट तो बन गया, बट ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। मतलब इसके लिए सब्सिडी को चेक वेक नहीं करेंगे। डू नॉट चेक सब्सिडी कंडीशन, सब्सिडी कंडीशन। इसका मतलब ये व्यक्ति अगर सेकंड वाली कंडीशन पूरी कर रहा है तो ये रेसिडेंट तो हो गया, बट ये नॉट ऑर्डिनरी होगा। इसके लिए ऑर्डिनरी होने के कोई चांस ही नहीं। बोलो, पूछो पूछो, मैं रुका हूं। कौन सी वाली? 182 दिन रह लिया तू तो 15 लाख वाला कोई लफड़ा ही नहीं है। अब तेरे मन में जितने प्रश्न उठते हैं सब पूछना मेरे से, जितने, कोई मना ही नहीं है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल पे आ रहा हूं। जो भी तेरे दिमाग में प्रश्न उठेंगे सबका जवाब दूंगा। पहली बात बताओ, 182 दिन वाली पूरी कर दी तो सक्षम ने पूछा 15 लाख वाली, उसमें कोई लफड़े नहीं। दूसरी बात, 182 दिन वाली पूरी कर दी तो ही तू सब्सिडी पे चेक करेगा, तो ही सब्सिडी पे चेक करेगा। हाँ तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ना तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। पर तूने सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करी तो तू रेसिडेंट तो बन गया, बोलो ना हाँ, बट तू ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रहेगा। इसका मतलब अगर तूने सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करी और तू उसमें फुलफिल कर रहा है तो तू रेसिडेंट तो है, बट तू नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। ये सिर्फ एक्सेप्शन वाली दशाओं में, ये सिर्फ एक्सेप्शन वाली दशा में। ये सिर्फ किस दशा में? जब वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन हो, बाहर रहता हो और इंडिया में विजिट 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 के लिए आ रहा हो, तो उसके लिए क्या है, 120 दिन वाला ऑप्शन खुल गया। यही तो अमेंडमेंट हुआ है, 120 दिन वाला ऑप्शन खुल गया, खुल गया। पर 120 दिन वाला भी तू पूरे करता है, 15 लाख से ऊपर की इनकम है तेरी, बोलो हाँ, तो तू रेसिडेंट तो बन गया, पर तू नॉट ऑर्डिनरी रहेगा। डू नॉट चेक द सब्सिडी कंडीशन। वो इंडिया में रहता हूं, कुछ भी करता हूं, मतलब बस यहां पे आके ओके कर दिया ना तूने, तो बस तू इतना बोल देना तू रेसिडेंट है और कौन सा है, नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा, अगर उसने यही पूरी नहीं करी तो नो, बोलो बोलो। 120 दिन की इंडियन, अगर अब तेरे बहुत सारे क्वेश्चन, वो 120 दिन तो रह लिया पर उसकी इनकम 15 लाख से कम है, कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, ऊपर 182 दिन वाली भी नहीं करी, तो फिर तू क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, खत्म। बस ऐसा बोल दे। वो भी कब, जब वो 182 दिन में नहीं जा रहा हो। देखो सुनो, पहले आप क्या चेक करोगे, देखो अभी स्टेप सिखाता हूं। सबसे पहली बात, कोई इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, पहले चेक करो। देखो सवाल करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले स्टेप 1 कहते हैं ना क्रॉस चेक करना। जैसे मेरे को याद है अच्छी तरह से, मैं जब 11th-12th में था तो पीसीएम का स्टूडेंट था और काफी स्कूल में अच्छी इमेज थी, ये मतलब टीचरों की गुड बुक में थे। तो केमिस्ट्री के लैब में, आप लोगों ने भी करा होगा केमिस्ट्री के लैब में, पाउडर में राइट पाउडर मिलाओ, ये करो तो ऐसा हो जाए, ये करो तो ऐसा हो जाए, लाल आए तो ऐसा हो, पिंक हो तो ऐसा हो, ग्रीनिश आए तो ये हो। तो उसमें हमारे सर है ना स्टेप सिखाते थे कि पहले आपने ये मिलाया, फिर ये मिलाया, ये कलर आया तो ऐसा, ये कलर आया तो ऐसा, ये आया तो ऐसे आगे बढ़ो, ये आया तो ऐसे आगे बढ़ो। समझ रहे हो? बस वही चीज है यहाँ पे भी। सबसे पहली बात, यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन हो, बाहर रहता हो, इंडिया में विजिट के लिए आ रहा हो, करंट, हाँ एक्सेप्शन, सबसे पहले चेक करूंगा 182 दिन। अगर वो पूरा हो गया तो इनकम गई तेल लेने, इनकम से कोई मतलब ही नहीं मेरे को। 182 दिन वाला तूने कंडीशन पूरी कर दी, मतलब तेरे पुण्य कर्म सामने आ गए, कोई लफड़ा ही नहीं रहे। फिर 120 दिन को चेक ही नहीं करूंगा। अरे जब तू पहले यहाँ आ गया, तूने पहली बार ही किसी लड़की को प्रपोज करा, उसने हाँ कर दिया, तो फिर उसकी फ्रेंड को सेट करने की जरूरत ही क्या है?
उसके फ्रेंड को बोलने की जरूरत ही क्या है कि देख यार समझाओ उसको, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, राइट। जब वो खुद ही हाँ कर रही है तो फ्रेंड को बोलने की जरूरत ही क्या है। मतलब जब आपने 182 दिन वाले हाँ करवा दिया तो फिर 120 दिन पे जाने की जरूरत ही क्या है। फिर आप बोलो नहीं मैं तो जाऊंगा 120 दिन भी, मैं तो इनकम भी चेक करूंगा, पगला है। अरे जब तू 182 दिन पे आ गया तो 120 दिन को चेक ही मत कर, 182 दिन पे हाँ बस, तो फिर नीचे दोनों बोलो हाँ हाँ, नीचे दोनों, ठीक है। और वो नीचे दोनों में क्या मान लो, क्या आप बताओ, नीचे दोनों में हाँ करता है तो ऑर्डिनरी, न्या तो नॉट ऑर्डिनरी। अगर 182 दिन में तू ना करता है मेरे दोस्त, तो फिर तू 120 दिन और 365 दिन पे जाना, लेकिन उसके साथ में पहले चेक करना तेरी इनकम 15 लाख से ऊपर है कि नहीं। एक 15 लाख से ऊपर इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस, बोलो हाँ। और तू 120 दिन प्लस 365 दिन रह लिया, हाँ, दोनों में हाँ हाँ हाँ, तो फिर तू रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी है। कृपया सब्सिडी ना चेक करें, क्योंकि तुमको सब्सिडी चेक करने की पात्रता नहीं है, तुम रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी हो गए हो। अरे पूरा दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा, ये ले, इसका कहना तो उसका पूरा फ्लो चार्ट दिखाओ। नहीं, बिफोर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में तो 120 दिन हो गए तो फिर उसका तो मतलब ही नहीं रहा ना यार मेरे दोस्त। जब प्रीवियस ईयर में 120 दिन हो गए तो फिर 4 साल उसके पहले क्या आएंगे ना। अच्छा अब अगर मान ले तू 120 दिन नहीं रहा, 15 लाख से इनकम कम है, सब में कहीं भी ना आ गया तो बाहर हो गया, तूने कंडीशन पूरी नहीं करी तो तू ही नॉन रेसिडेंट हो गया, क्योंकि तू 182 तो नहीं करके आया था ना। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि शायद अब आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि मैंने इतनी बार किया है। मैंने कोई भी चीज में जल्दीबाजी नहीं करी। एक्चुअली मालूम है रिवीजन सेशन जब हम लेते हैं ना, तो यही पूरा रूल जो मैं आपको 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा रूल मैं आधे घंटे में पढ़ा दूंगा। अभी डालूंगा वीडियो शूट करके मैं अमेंडमेंट के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए अमेंडमेंट डालूंगा, पर उनके लिए 3 घंटे का थोड़ी डालूंगा। उनके लिए तो 3 घंटे का डालूंगा तो देखेंगे ही नहीं, आधे घंटे का। वो तो सिंपल से बच्चा, अरे सर क्लक्स बता दो, किसे आता हमको 182 दिन मत चिल्लाना, राइट, हमको ये 60 और 365 मत चिल्लाना, राइट, हमको तो बताओ सर वो क्या लफड़ा है। अच्छा बच्चा आता भी कैसे, सर वो सुना है मैंने 120 दिन का कुछ आया है, बस सर वो बता दो ना 120 दिन का कहाँ आया है। उसको उतना ही दे दिया ना, खुश हो जाता है, और यार ये बहुत अच्छे टीचर है, राइट, बिल्कुल। तो मैं उनके लिए अलग से डालूंगा जो चीज रहती है, आपके लिए तो पूरे डालूंगा, क्योंकि आपका तो जन्म ही अभी हुआ है, उनका जन्म हो चुका है, वो बच्चे बड़े हो चुके, आप अभी नर्सरी में हो, वो KG 1-2 में आ चुके, राइट। तो ये चीज, चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अच्छा जब 182 दिन वाली कंडीशन पूरी कर दी तो ही सब्सिडी पे जाना, और जब 182 दिन वाली नहीं पूरी करी, 120 दिन वाली पे आ रहे हो तो सब्सिडी पे जाना ही नहीं है। हाँ करे तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ना करे तो नॉन रेसिडेंट। मेरे ख्याल से ये डायग्राम फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया। चलो अब एक और छोटी सी बात, हाँ ये लेना बेटा, पूरा ले, पूरा पूरा। यही रटवा दूंगा, मेरी गारंटी, क्योंकि आज की तारीख में मेरे को मालूम है बच्चों के पास बहुत सारे गम है, इस गम के अलावा बहुत सारे टेंशन है उनकी लाइफ में, तो उनको तो बस वही चीज जो यही याद करवा दो सर, घर जाके माथा फोड़ी नहीं होगी। चलो अब एक छोटी सी बात और, अगर आप वो डीम्ड रेसिडेंट वाली कंडीशन बताओ, कल बताई थी डीम्ड रेसिडेंट, क्या थी डीम्ड रेसिडेंट वाली कंडीशन बताओ। डीम्ड रेसिडेंट वाली कंडीशन आपने पढ़ी थी, ओके ये रहा डीम्ड रेसिडेंट, ये रहा डीम्ड रेसिडेंट। अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, राइट, और वो किसी भी अन्य देश में टैक्स पे नहीं कर रहा है, डोमिसाइल या अन्य किसी कारण से, तो वो भारत का रेसिडेंट मान लिया जाएगा, और उसे भी मेरे दोस्त रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे। क्या मानेंगे उसे भी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हाँ कि ना। इसका मतलब डीम्ड रेसिडेंट जो भी होगा उसे क्या मानेंगे बताओ, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसीलिए किताब वाले ने यहाँ पे मॉड्यूल ने ये कंडीशन ही दी है 4 दशा कि कब आप उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी मानोगे। पहली दशा जब तुमने 182 दिन या नॉर्मल दशाओं में
बेसिक पूरी कर दी पर सब्सिडी दोनों पूरी नहीं करी तो तुम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। दूसरी दशा में एक्सेप्शनल कंडीशन में जब तुमने इंडिया के बाहर रहते हो और अभी विजिट के लिए आ रहे हो, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन हो और तुम इंडिया में आ रहे हो और तुमने 182 दिन वाली पूरी नहीं करी, बस केवल 120 दिन वाली पूरी करी, तो भी तुम रेसिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी हो। और तीसरा, जब तुम डीम्ड 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 रेसिडेंट माने जाओगे तो भी तुम्हारे को रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी होगा। ये रहा, देखो क्या लिखा है। इफ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट, समझना मेरी बात, हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट, हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट, क्या कर रहा है भैया, ये वाला, समझना। If such individual is an Indian citizen who is deemed to be resident in India under section 61A, जो पढ़ाया था 61A में deemed resident को समझाया, right? It may be noted that deemed resident will always be a resident but not ordinary resident. रिदम साहब के चेहरे की मुस्कुराहट और गर्दन हिलना ये स्वभाव से बता रही है, हाँ सर मुझे समझ में आ गया, पक्का यश, संपूर्ण, खत्म। अब सवाल करेंगे और सवाल करके अगर आप उत्तर दे पाओ तो मजा है बात। अब एक और छोटी सी बात, अरे यार सर आप ये छोटी छोटी बात करके बहुत सारी बात ले आते हैं, बेटा एक साथ सब दे दिया ना तो फिर आप फिर पढ़ते ही नहीं हो, एक एक करके धीरे धीरे करके इंजेक्शन लगाओ तो अच्छा रहता है। जब आप वो शिप से जाते और आते हो ना, हाँ, तो जिस दिन गए और जिस दिन आए, डिपार्चर और अराइवल यहां का नहीं माना जाएगा, बाहर का माना जाएगा। शिप वाली दशा में कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में जब तुम इंडिया के बाहर गए पोर्ट में, और जब तुम, तो वो दोनों दिन जो शिप वाला जो मानते हैं, राइट, उसको वो बाहर का मानेंगे शिप वाली दशा में। बस क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ में आ रहा है, स्टार्ट कर रहा हूं। कौन सा? अभी लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ पहले सवाल कर दो, देखो लिखने में मजा आएगा, जब तू सवाल करेगा तो मजा आएगा। चलो स्टार्ट। मॉड्यूल से बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप दो में से एक किताब अगर कोई बच्चा चाहे तो प्रैक्टिस के लिए खरीद सकता है। तीन ऑथर बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति को न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करनी हो अदर देन मॉड्यूल, टाइम हो, उसके पास समय हो, तो इंडिया के 3 बेहतरीन राइटर जो आप लोगों के लिए, पहले सिंघानिया जी, राइट, वीके सिंघानिया जी बहुत आदरणीय, दूसरे गिरीश आहूजा जी, और तीसरे टीएन मनोरंजन साहब, राइट। चले, ओके स्टार्ट। यहां पे मिस्टर आनंद देखना, पढ़ना, उत्तर आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। मिस्टर आनंद एन इंडियन सिटीजन एंड ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ ए सिंगापुर, मतलब सीधी बात है इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर के रूप में काम कर रहा है, राइट, ऑफ ए सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप इंडिया का है, सिंगापुर आते जाते रहते हैं, मतलब शिप से, engaged in the carriage of passenger in international traffic departing from Chennai on 6th June। मेरे दोस्तों 6 जून को गया, मतलब उन्हें आनंद इंडियन शिप में काम करता है, पैसेंजर को लाने ले जाने का काम करता है, क्रू मेंबर के रूप में काम करता है। पहले बताओ एक्सेप्शनल कंडीशन लगी कि नहीं? हाँ बोलो, एक्सेप्शनल कंडीशन में रेसिडेंट होने के लिए केवल पहली बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। कॉपी उठाओ, कॉपी में लिखो, अंडर दिस क्वेश्चन एक्सेप्शनल कंडीशन इज एप्लीकेबल। थोड़ा लिखने की आदत डालो यार, करंट लेकर आओ, मेरे को बार बार बोलता हूं तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अंडर दिस क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस इज एप्लीकेबल, एक्सेप्शनल केस इज एप्लीकेबल,
exceptional case is applicable. So we have to check only first basic condition, that is 182 days. So we have to check only first basic condition, that is 182 days. That is 182 days. That is 182 days. If the client fulfill, एक मिनट, क्लाइंट नहीं बोले, राइट, इफ द पर्सन fulfill that first basic condition, then he would be resident. Otherwise he would be non-resident. हाँ कि ना? अच्छा, रेसिडेंट होगा तो फिर हम सब्सिडी पे जाएंगे, जब रेसिडेंट ही नहीं होगा तो वहीं पिक्चर क्लोज। हाँ कि ना? अब बात हो रही है कि वो कब गया इंडिया के बाहर, चेन्नई पोर्ट से 6 जून को, वापस कब आ रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 determine the residential status of Mr. Anand, assessment year 2021-22, assuming that his stay in India for the last 4 years preceding 2021 is 400 days. पहले एक बात बताओ, वो गया कब है? ठीक है, ठीक, अगला। अब इसने आगे भी सवाल दिया है ना, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। नीचे देखो, डेट इंटर इनटू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद 6 जून, मतलब 6 जून को उसने शिप को क्रू मेंबर के रूप में कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडिया से, चेन्नई से बाहर गया। हाँ बोलो, वापस कब आया? डेट इंटर इनटू द कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज मतलब वो जो शिप से गया था वहां से डिस्चार्ज होकर वापस इंडिया में कब आया, मतलब इतने दिन तक वो बाहर रहा। डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप बाय मिस्टर आनंद 9 दिसंबर। इसका मतलब पहले एक बात बताओ, एक मिनट रुकना, कि वो 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक बाहर रहा क्या? कब से कब तक बाहर रहा पहले बताओ? 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक बाहर रहा। 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक बाहर रहा। अब मेरा पहला क्वेश्चन, शिप की दशा में, एक्सेप्शनल कंडीशन में, जिस तारीख को कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो शिप से गया, वो 6 जून को इंडिया में मानेंगे कि बाहर मानेंगे? बाहर। शिप की दशा में सक्षम, वो जो 6 जून को गया कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में, उसको बाहर माने। पक्का? तो चले, हमको देखना है कितने दिन वो इंडिया में रहा। अब 2 दृष्टि देखने की। पहली, इंडिया में रहने की बात करो। इंडिया में रहने की बात करो। अप्रैल के कितने दिन रहा? 30। बोलो हाँ। मई के कितने दिन रहा? 31। जून के कितने दिन रहा? 5। 6 को तो चला गया ना। वापस कब आया? दिसंबर में। 9 के बाद 31 में से 9 हटा दो, 22। 31 में से 9 हटाओ, कितने बच रहे? 22 ही बच रहे मेरे ख्याल से, तो है ना। जनवरी में, फरवरी में 28 ना, और मार्च में 31। बोल बेटा, कितने दिन रहा वो इंडिया में? जोड़ो। कहाँ है लीप ईयर, बता मेरे को। तो 2021 में, तो 21 में जा रहा है ना तू, तो फरवरी तो 21 में गया। 178 आ रहा है क्या? चेक कर लो। 182 दिन से कम। बोलो, 182 दिन से कम। क्या बोलूंगा मैं इसे? नॉन रेसिडेंट बोलो ना, इतना डर क्यों रहे हो? नॉन रेसिडेंट तो लिखो उत्तर। ये पूरा उतारो।
बोल 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 बेटा, आप अभी उसके उत्तर पे मत जाओ, अभी तो आप अपना करो, आप उसका उत्तर पढ़ाऊंगा मैं आपको। भैया आलसी मत करना मेरे दोस्तों, राइट, उतारना। अरे तो रुक तो सही मेरी बात, घबरा क्यों रहे। अभी तूने क्या लिखा है आंसर, ये दिन गिना है, लिख दिए। अब लिख यहाँ पे थ्योरी मैं लिखा रहा हूँ, राइट, क्यों चिंता पाल रहा है। ये लिख लिया आपने इतने दिन, बोल बेटा। हाँ मान लिया ना अपन ने। ओके वेरी गुड, राइट, नहीं सिर्फ इसमें, सिर्फ इसमें लिखे आप। मिस्टर आनंद lives in India only 178 days. Mr. Anand lives in India only 178 days. So he is not fulfilled first basic condition. So he is not fulfilled first basic condition. So he is a resident. Sorry, so he is a non-resident. I'm sorry. So he is a non-resident. खत्म। अब एग्जाम में अगर आप इतना लिख के आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, राइट। अब बोलो सर इसने क्या लिख रखा है, कुछ नहीं लिख रखा है, इसने पहले रूल समझाया, आपको भी रूल समझाना है, अपन ने भी तो समझाया रूल। अब ये उल्टे एंगल से चला, इसने क्या करा, रिवर्स गेम खेला आंसर में। इसने पहले बताया फॉरेन में कितने दिन रहा, तो इसने फॉरेन वाले दिन गिन लिए पहले। बोलो फॉरेन के दिन गिनो, वो कर दिए इसने, मतलब ये उल्टा चल रहा है, आप सीधे चल रहे हो। आपने इंडिया के दिन गिन लिया, इसने बाहर के दिन गिन लिया, उसको 365 में से घटा दिया। तो बोलो फॉरेन के कितने दिन रहे, जून के 25 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर के 9 दिन। बोल बेटा कितने दिन हुए, 187। और 187 को उसने 365 में से घटाए, 187 को इसमें से घटा है तो 178 डेज। तो वो ऐसा चला है ये पैराग्राफ में, देखो वो ऐसा पैराग्राफ में ये चला है। Therefore the period from beginning, ये रहा, therefore from the period from beginning from the 6th June and ending on 9th December, being the date, aparna, being the dates enter into the continuous discharge certificate in respect of joining and signing of Mr. Anand। मतलब बोल रहा है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में इंटर मारा और जब आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हुए दोनों दिन बाहर माने जाएंगे, राइट। एंड एन इंडियन सिटीजन हु इज अ मेंबर ऑफ क्रू एंड हैज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग द स्टे इन इंडिया, मतलब वो जितने दिन बाहर रहा उसको इंडिया में नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंगली 187 डेज ये दिन गिन लिए, हैव टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज स्टे इन इंडिया, मतलब 365 में से इतने दिन बाहर रहा तो उसको इंडिया में नहीं रहना माना जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली मिस्टर आनंद period of stay during the previous year 2021 would be 178 days, ये रहा, right। Since his period of stay in India during previous year is less than 182 days, अब यहाँ पे he is a non-resident, खत्म। आप कैसे भी लिख के आओ ना, अरे आपको समझ में आ गया। उसने अपन ने क्या करा, सीधा सीधा गिना, वो इजी पड़ रहा है ना। उसने पहले क्या करा, फॉरेन के दिन गिने, 365 में उसको घटा दिया। अब फिर सक्षम बोल रहा, पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, पहला पैराग्राफ में उसने वही समझाया कि भैया वो इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर के रूप में जा रहा है, उसको पहली कंडीशन ही चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन में वो बता रहा वोएज के लिए कैसा माना जाता है शिप के लिए, तो द वोएज इज अंडरटेकिंग बाय द इंडियन शिप एंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैफिक पोर्ट इन इंडिया, दैट इज चेन्नई पोर्ट, हैविंग इट्स डेस्टिनेशन एट द पोर्ट आउटसाइड इंडिया, दैट इज सिंगापुर पोर्ट, मतलब वो इंडिया से बाहर जा रहा है, राइट। आधे नंबर मिलेंगे क्योंकि तूने रूल पहले समझा है। इसलिए अब एग्जाम में लिखने की टेक्निक, जब भी केस आए
सवाल आए, पहले सुनो, टेक्निक सुन लो सार्थक। जब भी सवाल आए सबसे पहले ये बताओ कि उस सवाल पे एक्सेप्शनल क्लॉज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या बोलोगे? सबसे पहले देखो वो जो सवाल है उस पे कौन सी कंडीशन लग रही है, फिर उन कंडीशनों को समझाओ और फिर सवाल के अंदर के फिगर उठाओ और फिर आंसर दो। इसका मतलब सबसे पहली बात, आप सवाल को स्टेप में करोगे, पैराग्राफ में करोगे। पहले ही स्टेप बोलो। सबसे पहले देखोगे वेदर एक्सेप्शनल केस इज एप्लीकेबल और नॉट। एक्सेप्शनल केस एप्लीकेबल है तो वैसा आप उसको लिख दोगे, और एक्सेप्शनल केस एप्लीकेबल नहीं है तो आप वैसा लिख दोगे। फिर सेकेंड पैराग्राफ, एक्सेप्शनल केस लग रहा है तो कौन सी कंडीशन चेक करनी है ये बता दो, और नॉन एक्सेप्शनल केस लग रहा है तो कौन सी कंडीशन चेक करना है ये बता दो। मतलब स्टेप 1 सी एक्सेप्शनल केस इज एप्लीकेबल और नॉट। स्टेप 2 इफ एक्सेप्शनल कंडीशन इज एप्लीकेबल, उस पर कौन सी कंडीशन चेक कर रहा हूं मैं, और नॉट एक्सेप्शनल कंडीशन कौन सी कंडीशन चेक करूंगा। स्टेप 3 अब सवाल में जो फिगर दिए कितने दिन कहां रहा वो लिखो, और स्टेप 4 आपका कंक्लूजन आंसर दो। मेरिट ला दूंगा, मेरिट। ये 4 स्टेप में अगर आपने उसको दे दिया ना तो घर आ जाएगा आपके स्वागत समारोह करने। हम क्या करते, इतने घबराए हुए रहते हैं, दन 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 जो मर जाए वो लिख दिया। वो समझ जाता कि बच्चा घबराया हुआ, इसको क्या सीए बनाऊंगा। राइट, सीए तो मेरे को उसको बनाना जो घबराता ही नहीं। सीए में मैं बार बार बोल चुका हूं कौन सा बच्चा पास होगा, जो स्मार्ट होगा। सीधा बच्चा पास नहीं होता है, इसलिए डोंट बी द सीधा। राइट, सीधा मासूम भोला नहीं चाहिए, समझ रहे हो। और सर बचपन से तो घर में सिखाया सीधा रहे बेटा, वो स्वभाव में सीधा रहे भैया, सीए में सीधा नहीं चलेगा। टेक द डिसीजन फास्ट, वहां पे आपको डिसीजन लेना है। क्रू मेंबर का मतलब ये होता है, सीधी बात है कि आप उस शिपिंग बिजनेस के मेंबर हो। मतलब समझा नहीं, मैं वापस बोल, वही है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ठीक है ना, कहीं का भी नहीं है अभी तो। राइट, तू दूसरे देश क्या बोलता हो तो फिर समझना पड़ेगा ना। बोल बेटा। एक ही बात हो गई ना, आ रहा जा रहा मतलब कहीं ना कहीं इंडिया से तो कनेक्ट हो ही रहा है ना। तो वहां से यहाँ आए या यहाँ से वहां जाए, अल्टीमेटली केस तो वही लग रहा है ना। तो कहीं पे भी हो, हाँ हाँ, तो फिर ये केस नहीं लगेगा, फिर नॉर्मल आपका केस लगेंगे। दोनों कंडीशन है वैसे के दोनों। भैया सुन, एक्सेप्शनल कंडीशन तभी लगेगी जब उसने वो सारी जो चीजें बोल रखी हो वो सारी उस पर क्या लगती हो, अप्लाई लगती हो। नहीं लगती हो तो दोनों चेक करो ना, नॉर्मल दशा है। बेटा सीधे बैठो, पहले तो सीधे बैठो। हाँ बिल्कुल सही बात है, तूने ये बोला, बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है। नॉटिकल माइल्स मतलब मैंने बोला था 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर वो है, समझना, जब तक वो इंडिया में ही माना जाएगा। जैसे वो 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर चला गया तो क्या मान लिया जाएगा, बाहर। लेकिन चूंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में, मेरी बात को पकड़ना, वो कोई ऐसे ही नहीं गया 2-3 दिन के लिए, या ऐसे ही कहीं शिप नहीं घुमा रहा जैसे बॉम्बे में या इंडिया गेट पे घुमा रहे हो। राइट, और रात तक ले गए, फिर वहां तुम्हारे को शिप पे कुछ ना कुछ इंटरटेन करा के वापस ले आए। या गोवा में डेल्टा वाले के वहां रात में तुम्हारे को कैसीनो खिला रहे हैं, राइट, बीच में ले जाके कहीं पे भी। तो वो सब चीजें बात अलग है। जब तू कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है और 2-3 महीने के लिए जा रहा है तो फिर वो 12 नॉटिकल माइल्स का लफड़ा नहीं हो। तो तूने जैसे कॉन्ट्रैक्ट इंटर मारा तो क्या मान लिया जाएगा, बाहर का, समझ रहा है। और जैसे ही तूने वो जब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हुआ तब तक तू बाहर ही माना जाएगा। मतलब वो जब छोटा मोटा हो कि आप जा रहे हो कोई इंटरटेनमेंट के लिए तो उसको 12 नॉटिकल माइल्स तक का अपने को सोचना है। अदरवाइज तो जब तूने कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में साइनिंग कर दी शिप में, तो जिस दिन तूने साइनिंग ऑफ द कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बस वो दिन कहां का मान लिया जाएगा, बाहर का। पक्की बात। क्वेश्चन नंबर 2 बोल दोस्त। वो तो देखना पड़ेगा भैया, है ना समुद्री सीमा को लाना पड़ेगा। अच्छा 5 मिनट है ना,
बस मेरे को मतलब एक और क्वेश्चन तेरे को कराऊंगा तो उस समय को बहुत सारी चीज, फिर तू निकल जाना भले। चल फिर हम आगे पढ़ाते रहेंगे तो जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? चलो बेटा, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना, उसके अंदर की कंसेप्ट भी बतानी, ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन हैंडल कर पाओ, न्यूमेरिकल, राइट। ब्रेटली कौन है? ये क्रिकेट प्लेयर है, जानते हैं अपन लोग सब, क्रिकेट के तो फैन है अपन सब। ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया। ओ यार, विजिट इंडिया, एकदम विजिट इंडिया सुनते ही मन में आ जाता वो एक्सेप्शनल केस। नहीं, एक्सेप्शनल केस के लिए इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, और इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन हुआ तो ही एक्सेप्शनल केस लगेगा। ये ब्रेडली को देखते से इंडिया में विजिट के लिए आ रहे तो तेरा दिल कह रहा है एक्सेप्शनल कंडीशन लगे, नहीं। और जब एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं लगी तो दोनों चेक करो, राइट। रॉक स्टार जैसा मामला करना, राइट। जहां दोनों हाथ हो जाए तो ऐसे दोनों, और जब एक्सेप्शनल लगे तो ये वाला। कितने भी ऐसे तो क्या, कोई कोई तेरे को लिंक तो बतानी पड़ेगी। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया तेरी बात, समझ गया। तू कितने भी एंसेंटल देख ले, कहीं भी कीटाणु तो है ना। जीन्स तो है ना अपने पे, है ना। अब ये तू बोलेगा ब्रेडली का भी कहीं तो कीटाणु इंडिया का होगा, ये क्या मालूम मेरे को, अपने क्या मालूम। कुछ बोल रहा है क्या वो, उसके पड़दादा कोई होंगे, क्या मालूम, अभी तो नहीं मानेंगे ना अपन। चले स्टार्ट। ब्रेडली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 days in every financial year. This has been his practice for the past 10 years. अब मजा आएगा इस क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन है। पहली बात तो ब्रेडली अपने इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन है क्या? एक्सेप्शनल केस लगेगा क्या? नहीं। क्या हम बेसिक दोनों चेक करें क्या? हाँ हाँ बोलो पहले, हाँ हाँ। चलो पहला, फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, आप दोगे। हर साल 100 दिन रहता 10 साल से, तो बताओ पहली बेसिक कंडीशन क्या है? 182 दिन नहीं हो रही। दूसरी बेसिक कंडीशन 60 दिन, हाँ। और उसके पहले के 4 सालों में भी 365 दिन, तो हर साल 100 दिन रह रहा, मतलब 400 दिन रह रहा है, तो कर रहा है इसको। तो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब वो क्या हो गया? रेसिडेंट। पक्की बात है। चलो देखते हैं जरा दोस्त, ये देखो पहला आंसर, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्रेडली, राइट। यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 100 दिन, सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी करी क्या? 60 दिन, उसके पहले के 4 सालों में। टुक 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 टुक, अरे अभी रुक तो सही, फिर जल्दी। 400 दिन, सगाई और शादी में डिफरेंस होता है, एक दिन थोड़ी है। 400 दिन पक्का। अब आंसर पढ़ेंगे। Bradley has been in India for a period of more than 60 दिन during the previous year and 365 दिन भी पूरी कर दी, so he is satisfied one of the basic condition, he is a resident for the assessment year. अच्छा, अब तू क्या सब्सिडी कंडीशन भी चेक करेगा क्या? हाँ ना, सब बेसिक पूरी कर दी तो तू नीचे जा, रेसिडेंट हो गया। अब पिछले 7 सालों में 730 दिन, तो हर साल 100 दिन रहता तो 700 दिन ही रहा, तो सब्सिडी की पहली बेसिक कंडीशन चेक तो हो गई थी, वो तो कर रहा है, क्योंकि वो हर साल रेसिडेंट रेसिडेंट तो हो रहा होगा, लेकिन वो सेकंड सब्सिडी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। पक्का। अब मैं थ्योरी लिखाऊं, अब देखना उत्तर कैसे लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेप 1। सर तक आप जाना चाहो तो बेटा जा सकते हो, आपका नुकसान नहीं होना। चलो, बट मैं पूरी थ्योरी सिस्टमेटिक लिखाना चाह रहा हूं। लिखना पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट, मतलब आंसर 1, आंसर 1 का, अंडर दिस केस exceptional case is not applicable, exceptional case is not applicable, so we have to check both the basic condition, so we have to check both the basic condition, that is 182 days in previous year, 182 days or more in previous year, comma, second
In previous year 60 days or more. In previous year 60 days or more. And before previous year. Before previous year. Out of 4 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 year. 365 days और मोर. राइट? अब देखो मैंने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, उसको ये भी बता दिया कि एक्सेप्शनल केस नहीं लग रहा है, उसको ये भी बता दिया कि मेरे को 2 बेसिक कंडीशन कौन सी चेक करनी। बताओ खुश होगा कि नहीं हो मेरे से, है ना? अब पैराग्राफ चेंज। ये मैंने उसको क्या सिखाई, थ्योरी। ये उसको बताया कि मेरे को थ्योरी आती है, एग्जामिनर को बताया कि एक्सेप्शनल केस भी मैंने चेक करा और मेरे को थ्योरी भी बता दी मैंने। अब लिखे, फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन ब्रेडली lives in India 100 days every year from last 10 years. अरे तो ये तो लिखना है, ये तो लिखना है last 10 years, पक्की बात, कॉमा कॉमा। अब यहां पे लिखना चेकिंग ऑफ सेकेंड बेसिक कंडीशन, यही लिखना है, इसमें लिखना है चेकिंग ऑफ सेकेंड बेसिक कंडीशन। प्रीवियस ईयर 2021 100 days, 100 days, it is more than 60 days। समझ में आ रहा है एक पन्ना कैसे भरना है। And before previous year, and before previous year, he stay in India during 4 years. Is 400 days. 100 into 4. Before previous year, he stay in India 400 days. So into 4. ये उतारो, चारों साल लिखो ऐसा, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17। कृपया आलसी ना करें, मैं लिखने की टेक्निक बता रहा हूं, फिर आगे तो आपकी इच्छा है। 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17। राइट, डन। पैराग्राफ चेंज। So Mr. Bradley do not fulfill first basic condition, do not fulfill first basic condition, but fulfill second basic condition, but fulfill second basic condition। So he is a resident। Paragraph change। Now we have to check both the subsidiary condition। Now we have to check both the subsidiary condition। If Bradley fulfill both the subsidiary condition, अब मैं रूल सिखा रहा हूं उसको, अब मैं रूल सिखा रहा हूं। इफ ब्रेडली फुलफिल both the subsidiary condition, then he would be resident in ordinary। आलसी नहीं करना, then he would be resident in ordinary resident। If he do not fulfill both the subsidiary condition, if we do not fulfill both the subsidiary condition,
then he would be resident but not ordinary resident. Then he would be resident but not ordinary resident. हाँ कि ना? राइट, अब लिखो चेकिंग, चेकिंग ऑफ सब्सिडी कंडीशन. उसका दिल नहीं दुखना चाहिए 5 नंबर देने में. राइट, चेकिंग ऑफ सब्सिडी कंडीशन. फर्स्ट क्या है बताओ? पिछले 10 सालों में, बिफोर प्रीवियस ईयर 10 सालों में एटलीस्ट 2 टाइम्स ही वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया. क्या कर रहा है क्या वो? हाँ हाँ, तो लिखो फर्स्ट सब्सिडी कंडीशन. बिफोर प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 ईयर, बिफोर प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 ईयर at least 2 times, at least 2 times, at least 2 times the Bradley should be resident in India. Comma, paragraph change. In this case, Bradley lives 100 days in every year in India. In this case, Bradley lives 100 days every year in India. अब रुकना पहले सुनो. इसका मतलब वो हर साल सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, क्योंकि आप पिछले साल में जाओ तो 60 दिन से ऊपर, उसके पहले के 4 सालों में 400 दिन. 19-20 में जाके सोचा, 19-20 में 60 दिन हो गई, 100 दिन से ऊपर. उसके पहले के 4 सालों में 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 400 दिन पूरा. हाँ, 18-19 पे जाओ 100 दिन. हाँ बोलो. हाँ, फिर उसके बाद 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 400 दिन. इसका मतलब वो तो हर साल सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है ना. मैंने लिखा दिया कि ब्रैडली लीव्स एवरी ईयर 100 डेज इन ए ईयर, एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स. तो क्या लिखेंगे? सो मिस्टर ब्रैडली फुलफिल सेकंड बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन बिफोर प्रीवियस ईयर एवरी ईयर. समझ में आ रहा है? मतलब पिछले साल के पहले के हर सालों में वो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है. इट मीन्स he is a resident before previous year. It means he is a resident before previous year more than 2 times. More than 2 times or equal to 2 times. मतलब वही 2 बार से ज्यादा हो रहा है ना. So he fulfill subsidiary first basic condition. So he fulfill subsidiary first basic condition. So he fulfill subsidiary first basic condition. देखो पैराग्राफ चेंज. चेकिंग ऑफ सेकेंड subsidiary condition. Checking of second subsidiary condition. Before previous year, out of 7 year, before previous year out of 7 year, before previous year out of 7 year, the assessee should live in India. The assessee should live in India 730 days or more. 730 days or more. days or more. Right? Paragraph change. For this case, Bradley live 100 days in every year. For this case, Bradley lives in India 100 days in every year. Means
before previous year means before previous year, out of 7 year, he lives in India 700 days. So into 7, 700 days. It means he is not fulfilled. It means he is not fulfilled. It means he is not fulfilled the second subsidiary condition. Second subsidiary condition. पक्की बात. अब लिखो कंक्लूजन आंसर. अब आखिरी में कंक्लूजन आंसर. So Bradley is a resident but not ordinary. उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा ऐसा लिखने में. बोले बेटा. अभी आऊंगा. तू पूरा किताब पढ़ना बेटा. तू क्या कर रहा है, एक साथ में ना सब कुछ सोच रहा है और मैं स्टेप में बता पाऊंगा, क्योंकि एक साथ में सब बता दूंगा. तेरे को अगर देखना हो तो मॉड्यूल के आगे के पेज पढ़ना. उसमें स्कोप ऑफ इनकम लिखा हुआ है कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है. ठीक है ना. अभी तूने क्या कर लिया, रेसिडेंट सीख रहा है. अब उसके बाद में अगला पॉइंट क्या आएगा इस चैप्टर में, बता. स्कोप ऑफ इनकम. स्कोप ऑफ इनकम मतलब कौन सी इनकम किस व्यक्ति के लिए टैक्सेबल है. कौन सी इनकम किस व्यक्ति के लिए टैक्सेबल. ओके. क्या चीज क्या करेगा. ओके मैं वही बोल रहा हूं. उसकी कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा. सुन तेरी इच्छा है तो बता दूं. इंडियन अगर इंडिया में कोई इनकम रिसीव्ड हुई है तो तीनों असेसी के लिए टैक्सेबल है. कोई इनकम इंडिया में एक्रूड इन इंडिया हुई है तो तीनों के लिए टैक्सेबल है. कोई इनकम फॉरेन इनकम में कंट्रोल बाय इंडिया है तो 2 के लिए टैक्सेबल है. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी. एनआरआई के लिए नहीं. राइट. और कोई नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है फॉरेन इनकम तो केवल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है. नॉट ऑर्डिनरी के लिए नहीं. एनआरआई के लिए नहीं. कोई पास्ट इनकम अभी लेकर आए तो तीनों के लिए फ्री है. इसे 5 पॉइंट पढ़ाऊंगा स्कोप ऑफ इनकम में. राइट. हाँ दोनों में से किसी भी हो सकता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलें बस 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 बस. डाउट सेशन का मतलब ये नहीं. चलो अभी छोटा सा पॉइंट. वुड योर आंसर बी चेंज इन द अबोव फैक्ट रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रेसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम. अब बोले कि अगर आपका आंसर में क्या परिवर्तन होगा यदि यही केस में श्रीनाथ का लूं. अब श्रीनाथ क्या है भैया. साउथ में रहता है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है और वो इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया के वहीं काम कर रहा है और वहां कहीं अब वहीं रहता और अभी इंडिया में आ रहा होगा विजिट के लिए. तो क्या एक्सेप्शनल केस लग जाएगा. पहले बोलो लगेगा कि नहीं. हाँ एक्सेप्शनल केस लग गया. अब एक्सेप्शनल केस में उसने पिछले साल में कितने दिन रहा इंडिया में. 120 दिन वाली कंडीशन ही पूरी नहीं करी. तब इनकम को देखूंगा ही नहीं मैं. तो क्या हो गया वो बताओ. नॉन रेसिडेंट. पक्की बात. तो लिखो आप सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट छोटा सा. अंडर सेकेंड पॉइंट एक्सेप्शनल केस इज एप्लीकेबल. एक्सेप्शनल केस इज एप्लीकेबल. एक्सेप्शनल केस इज एप्लीकेबल. So we have to check both the basic condition. So we have to check both the basic condition. So we have to check both the basic condition. पक्की बात. ओके. पैराग्राफ चेंज. पैराग्राफ चेंज शॉर्ट में बोलता हूं. अब देखो ये आंसर में लिखा उसने क्या वो बोथ द बेसिक कंडीशन चेक करेगा. 182 दिन वाली नहीं कर रहा है, 100 दिन ही रहना है और दूसरी बेसिक कंडीशन में 120 दिन.
वो भी 100 दिन रह रहा है, मतलब नहीं कर रहा पूरी। अब उसकी इनकम को चेक करने का लफड़ा ही नहीं, क्योंकि 15 लाख वाला लफड़ा ही नहीं, क्योंकि 120 दिन से कम है, तो ही इज अ नॉन रेसिडेंट। तो पैराग्राफ चेंज में लिखो, he is not fulfill any of the basic condition, that is 182 days and also 120 days in previous year. He is not fulfill any of the basic condition. (182 days and 120 days). समझ में आ रहा है? Because he lives in India 100 days every year. अब आगे जाऊंगा ही नहीं ना, कोई लफड़ा ही नहीं बचा। अच्छा, इनकम से कोई लेना देना ही नहीं बचा, क्योंकि जब तू 120 दिन से ऊपर होता तो मैं तेरी इनकम चेक करता 15 लाख वाली। हाँ बोलो ना। चलो, तो अब ये कौन सा स्टेटस रख रहा है बोलो, लिखो कंक्लूजन। सो ही इज अ नॉन रेसिडेंट। अब तीसरे केस में वो क्या पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट। What would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days every year? अब सेकंड बेसिक पूरी कर रहा है, एक्सेप्शनल केस तो लग रहे हैं, लेकिन इनकम भी तो देखना पड़ेगी। इनकम दी हुई नहीं है, तब आपको केस बोलना पड़ेगा कि अगर इनकम 15 लाख से ऊपर हुई तो फिर ये क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और इनकम 15 लाख से नीचे हुई तो है ना, राइट। तो लिखो थर्ड पॉइंट। इन थर्ड पॉइंट अगेन एक्सेप्शनल केस इज एप्लीकेबल। In third point, again exceptional case is applicable. In third point, again exceptional case is applicable. So, again exceptional case is applicable. Again exceptional case is applicable. So, we have to check both the basic condition. So we have to check both the basic condition. लिखे पैराग्राफ चेंज। फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल, फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल। सेकेंड बेसिक, चेकिंग ऑफ सेकेंड बेसिक कंडीशन, paragraph change, second checking of second basic condition. In previous year he leaves 120 days. In previous year he leaves 120 days, and before previous year out of 4 year, क्या हाथ दुख गए यार, अरे क्या, अरे इस उम्र में जोश। And before previous year, and before previous year पसीना टपकना चाहिए शरीर से। सीए बच्चे को, सीए लोगों को वर्कोहोलिक बोला जाता है। थकावट अपने जीवन में आती ही नहीं है। देखो मैं आपके सामने, राइट, बिफोर प्रीवियस ईयर, अभी दौड़ लगा लो अपन दोनों, राइट, कोई टेंशन नहीं, राइट। तो बिफोर प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 4 ईयर, बिफोर प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 4 ईयर ही लीव्स 480 डेज, है ना, 120 इंटू 4, 480 डेज। इट इज मोर देन 365 डेज। अब लिखे पैराग्राफ चेंज कर। इफ श्रीनाथ हैज द इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस, है ना, अब इनकम पे जाओगे ना। If Srinath has the Indian income, exclude foreign resources income, exclude foreign resources income, is more than 15 lakh, is more than 15 lakh, then he would be, then he would be resident but not ordinary. Then he would be resident but not ordinary.
Note, question is silent about income. Question is silent about income. Question is silent about income. So, बस अब एग्जाम में आपके नोट पे डिपेंड करेगा, राइट? क्या आप क्या बोल रहे हो? सो वी आर एज्यूम दैट So we are assume that his income is more than 15 lakh. In that situation, he would be resident but not ordinary. He would be resident but not ordinary. हाँ कि ना? पैराग्राफ चेंज, स्टार लगा के. If his income does not exceed 15 lakh, then he would be non-resident. पक्की बात बोल बेटा. नहीं, कोई भी नहीं है. दोनों बेसिक कंडीशन पूरी होने का कोई केस ही नहीं है. और एक छोटा सा 1 मिनट का क्वेश्चन और ले लेते हैं, खत्म. और ये तीनों इलस्ट्रेशन है, फिनिश. 3 है इंडिविजुअल पे, तीनों खत्म, राइट? ताकि अपन कल एचयूएफ पे आ जाए. खेल खत्म, इंडिविजुअल की बात खत्म. स्टार्ट. मिस्टर बी ए कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बात, इसमें एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि कैनेडियन सिटीजन है. बोलो ना हाँ. केवल विजिट देख के काम नहीं चलेगा. विजिट के लिए इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन हो. ये कैनेडियन सिटीजन है और इंडियन ओरिजिन नहीं बोल रहा कहीं, तो मैं नहीं मानूंगा इंडियन ओरिजिन है. मिस्टर बी ए कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 2016-17. 16-17 में पहली बार इंडिया में पधारा है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 ही वॉज इन इंडिया 55 दिन 60 दिन. बोलो हाँ. 55 दिन 60 दिन 90 दिन 150 दिन 70 दिन रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस. सबसे पहली बात, एक्सेप्शनल केस नहीं लग रहा है, नॉर्मल केस लग रहा है. दोनों कंडीशन चेक करूंगा. 182 और वो 60, 120 नहीं, 60 और 365 दिन. तो पहली बेसिक कंडीशन तो पूरी नहीं कर रहा है, 182 दिन नहीं कर रहा है, पर दूसरी बेसिक कंडीशन में 60 दिन. बोलो हाँ. 1 मिनट बोल बेटा. क्यों भैया उल्टा चल रहा है? तो देख, उल्टा चल रहा है. 16-17 से चल रहा है. 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21. हाँ, तो प्रीवियस ईयर में वो 70 दिन रह रहा है ना. चेक कर आराम से, है बेटा. अरे नहीं यार, वापस पढ़ता, आराम से पढ़ते. चलो मैं बोलूं. चलो स्टार्ट. देखते हैं ना. बी एक कैनेडियन सिटीजन है, इंडिया में विजिट के लिए आया पहली बार 16-17 में. पहली बार कब आया इंडिया में बताऊं? बोलो हाँ कि ना. अब 16-17 में वो कितने दिन रहा? 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में और 20-21 में. अब 16-17 में कितने दिन रहा बोलो? फिर 17-18 में कितने दिन रहा? 60. फिर कितने दिन रहा? 90. फिर और इस साल प्रीवियस ईयर में 20-21 में 70. पक्का? अब तेरे को कौन से साल का स्टेटस देखना पहले बता. 20-21 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 21-22. बोलो हाँ. अब मैं चेक कर रहा हूं. सेकेंड कंडीशन, प्रीवियस ईयर में वो 70 दिन रह लिया. बोलो हाँ. मतलब उसने ये पहली कंडीशन तो 182 तो ही नहीं. सेकंड पे जाऊं, 60 दिन से ऊपर रह लिया कि नहीं. और पिछले 4 सालों में कितने दिन रहा है बोलो? 355. तो उसने क्या करा, वो 60 दिन वाली तो पूरी कर दी, पर 365 दिन वाली पूरी नहीं करी.
वो नॉन रेसिडेंट। पक्का लिखो कंक्लूजन, ही इज ए नॉन रेसिडेंट। अब पूरा लिख लोगे आप इसको, पक्का। तो उसने सेकंड भी पूरी करी और सेकंड में आधी पूरी करी आधी नहीं करी, तो आधी आधी से नहीं मानते हम, तो पूरी मानते। पक्का। क्या तीनों सवाल कंप्लीट? क्या इंडिविजुअल के बारे में केस खत्म? क्या इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर पाओगे? क्या टेक्निक लिखाने की मैंने समझा दी? प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना मजा आएगा आपको, राइट। न्यू तो अनंत सागर है, मैं 1 साल तक इनकम टैक्स ही पढ़ाता रहूं तो भी खत्म नहीं हो, राइट। इतने सवाल करा दो। चलो थैंक यू सर, धन्यवाद दोस्तों।